क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि एक पत्थर और एक इंसान के बीच का असली अंतर आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग को हिलाकर रख देता है। बिल्कुल। और अगर बहुत ही बुनियादी स्तर पर देखा जाए ना, तो ये अंतर सिर्फ सही तापमान, कुछ रसायनों और अरबों साल के अंधी इत्तेफाक का है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब और शायद डरावनी भी लगती है। हाँ, डरावनी तो है, लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद ही यही है। सही कहा। इस चर्चा में हम आज इन्हीं सवालों से टकराने वाले हैं। आज जिन नोट्स और आर्टिकल्स को हम खंगाल रहे हैं, उनका मुख्य फोकस एक ही बड़े सवाल पर है कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। और सुनने वालों के लिए ये सफर सिर्फ कोई विज्ञान की उबाऊ क्लास नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं। ये जीवन के उद्देश्य, हमारी चेतना और हमारे भविष्य को समझने का एक बहुत ही शानदार सफर होगा। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। मुझे आज की सामग्री में जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि जीवन को किसी एक चश्मे से नहीं देखा गया है। हाँ, अक्सर लोग जीवन को या तो सिर्फ बायोलॉजी की नज़र से देखते हैं या फिर सिर्फ फिलॉसफी की नज़र से। लेकिन यहाँ इन आर्टिकल्स में जीवन को 3 दरवाजों से देखा गया है: बायोलॉजी, फिलॉसफी और चेतना यानी कॉन्शियसनेस। और इन तीनों को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। इसे एक फिल्म के उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत सामग्री में दिया गया है। अच्छा, फिल्म वाला उदाहरण। हाँ, वो बहुत ही सटीक लगा मुझे। है ना। सोचिए कि एक फिल्म चल रही है। बायोलॉजी उस फिल्म का हार्डवेयर है, यानी कैमरा, प्रोजेक्टर और स्क्रीन। और फिलॉसफी उस फिल्म की कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, जो किरदार हैं। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों का कोई मतलब नहीं है अगर कोई उस फिल्म को देखने वाला ही ना हो। अरे वाह! मतलब चेतना या कॉन्शियसनेस वो दर्शक है जो उस कहानी को महसूस कर रहा है। एकदम सही। इन तीनों के बिना वो पूरी फिल्म अधूरी है। तो चलिए इस गुत्थी को सबसे पहले हार्डवेयर वाले दरवाजे से सुलझाने की कोशिश करते हैं, बायोलॉजी के दरवाजे से। ठीक है, तो अगर हम आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे जाएं। बाप रे, 4.5 अरब साल! हाँ, उस वक्त पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज दिखती है। ना कोई पेड़ था, ना कोई जानवर, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं थी। मतलब पूरी तरह से एक बंजर और जहरीली जगह। बिल्कुल। हर तरफ सिर्फ ज्वालामुखी फट रहे थे और हवा में मीथेन और अमोनिया जैसी जहरीली गैसें भरी हुई थी। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि समुद्रों में पानी नहीं था, बल्कि रसायनों का एक उदलता हुआ सूप था। हाँ, और इसी को आर्टिकल्स में प्राइमोर्डियल सूप कहा गया है। ये एक तरह का रासायनिक सूप था। और यहीं पर वो मशहूर मिलर उरे प्रयोग आता है ना, जो 1953 में हुआ था। जी, मिलर और उरे ने लैब में इसी सूप की कहानी को साबित करके दिखाया। मतलब उन्होंने एक कांच के बर्तन में वही पुरानी जहरीली गैसें भरी, पानी को उबाला और उसमें बिजली के झटके दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस समय आसमान से बिजलियां गिर रही होंगी। और उस प्रयोग के नतीजे ने विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से हिला के रख दिया। क्या हुआ था उस बर्तन में? कुछ ही दिनों के अंदर उस कांच के बर्तन में अमीनो एसिड बन गए। अच्छा, अमीनो एसिड्स तो जीवन की सबसे बुनियादी ईंटें होती हैं, है ना? बिल्कुल, प्रोटीन इन्हीं से बनते हैं। मतलब बिना किसी जादू के सिर्फ रसायनों, गर्मी और बिजली के टकराव से जीवन का कच्चा माल तैयार हो गया। मुझे यहाँ थोड़ा रोकना होगा। ये तो कुकिंग जैसा हो गया। सामग्री ली, गर्मी दी और डिश तैयार हो गई। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। लेकिन अगर ये सब सिर्फ केमिस्ट्री या रसायनों का कमाल था, तो क्या हम समय में कोई एक ऐसा सेकंड या ऐसा पल तय कर सकते हैं जब वो सूप अचानक जिंदा हो गया? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब क्या जीवन और निर्जीव के बीच की रेखा इतनी साफ है या फिर वो बहुत धुंधली है? असल में वो रेखा बहुत ज्यादा धुंधली है। ऐसा कोई जादुई पल नहीं था कि एक सेकंड पहले सब निर्जीव था और अगले सेकंड जीवन का स्विच ऑन हो गया। तो फिर ये कच्चे माल से आगे कैसे बढ़ा? यहाँ पर आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस या परिकल्पना का जिक्र आता है। डीएनए को तो हम सब जानते हैं, लेकिन आरएनए उससे भी पुराना है। अच्छा, आरएनए ने क्या किया? आरएनए ने रसायनों को जोड़ना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी खुद की कॉपी या नकल बनाना शुरू कर दिया। मतलब खुद को दोहराना शुरू कर दिया। हाँ, और फिर लिपिड्स आए जिन्होंने इन आरएनए के चारों तरफ एक सुरक्षा की दीवार बना ली। इसे प्रोटोसेल्स कहा गया। तो जैसे पानी में तेल की बूंदें अपनी एक बाहरी दीवार बना लेती हैं, कुछ वैसा ही? एकदम सटीक एनालॉजी है। ये पूरी तरह से जीवित नहीं थे, लेकिन जीवन की ओर पहला कदम जरूर थे। तो रसायन से जीव तो बन गए, लेकिन ये जीव इंसान तक कैसे पहुंचे? यहीं पर तो इवोल्यूशन या विकासवाद की एंट्री होती है ना? बिल्कुल, और ये विकासवाद की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से अंधी है। अंधी मतलब इसका कोई लक्ष्य नहीं है? कोई लक्ष्य नहीं है,
विज्ञान कहता है कि इसमें कोई दिशा नहीं है, कि आगे चलकर इंसान बनाना है। ये सिर्फ बदलाव और सर्वाइवल का खेल है। जिराफ की गर्दन वाला उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जो शोध सामग्री में था। हाँ, जिराफ ने सोच समझकर अपनी गर्दन लंबी नहीं की, बस रैंडम म्यूटेशन से जिनकी गर्दन लंबी थी वो बच गए, क्योंकि उन्हें ऊंचे पेड़ों से खाना मिल गया। और जो बच गए उन्होंने आगे अपनी नस्ल बढ़ाई। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल। और इसी अंधे गणित का नतीजा है कि आज इंसान और चिंपैंजी का 98 से 99% डीएनए एकदम एक जैसा है। बाप रे, सिर्फ 1 या 2% का फर्क। हाँ, शारीरिक रूप से इंसान में कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम चिंपांजी से बहुत अलग हैं। हमारा दिमाग, खासकर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसने सब कुछ बदल दिया। एकदम सही। इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने हमें सिर्फ जटिल भाषा नहीं दी, इसने हमें आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस दी। मतलब हम सिर्फ जीते नहीं हैं, हमें पता है कि हम जी रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं। हम जानते हैं। लेकिन इस जागरूकता की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। मौत की जागरूकता। हाँ, जानवरों को खतरे का एहसास होता है, लेकिन इंसान एक लौता ऐसा जीव है जो जानता है कि वो एक दिन मरेगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। विज्ञान कहता है कि विकासवाद अंधा है, लेकिन फिर इसने चेतना जैसी चीज क्यों पैदा की? यही तो मैं सोच रही थी। अगर एवोल्यूशन बिना किसी उद्देश्य के एक अंधी नदी की तरह है, तो क्या ये अजीब नहीं है कि इस अंधी नदी ने इंसानी दिमाग जैसी चीज बना दी? अजीब तो है। मतलब एक ऐसी चीज जो खुद उसी नदी के वजूद पर सवाल उठा रही है। इसे उभरती हुई बुद्धिमत्ता या इमर्जेंट इंटेलिजेंस कहते हैं। जब बहुत सारी साधारण चीजें मिलती हैं तो एक नई जटिल चीज पैदा होती है। और इसी सोचने की क्षमता ने इंसान को एक ऐसे दर्द से भर दिया जो किसी जानवर को नहीं होता। बिल्कुल, यहीं से दर्द और पीड़ा का वो अंतर आता है, जिसे आर्टिकल्स में बहुत गहराई से समझाया गया है। पेन वर्सेस सफरिंग, ये हिस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। हाँ, दर्द जो है वो जैविक है और जरूरी भी है। इसे पहला तीर कहा गया है। मतलब अगर चोट लगी है तो दर्द होगा ताकि हम खुद को बचा सकें। बिल्कुल, लेकिन पीड़ा या सफरिंग पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। ये दूसरा तीर है जो हम खुद को मारते हैं। ज्यादा सोचकर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या आगे क्या होगा, ये सोचकर। एकदम सही। और इसी पीड़ा से बचने के लिए इंसान ने जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज शुरू की। उद्देश्य के 5 स्तरों की बात की गई है ना सामग्री में? हाँ, पहला स्तर है सर्वाइवल, मतलब सिर्फ जिंदा रहना, जो बायोलॉजिकल है। फिर दूसरा स्तर खुशी का है ना, जो हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा है। जी। तीसरा स्तर है योगदान, जो समाज से जुड़ा है। चौथा है अर्थ या मीनिंग, जो फिलॉसफी है। और 5वां सबसे गहरा स्तर है जागरूकता या चेतना। और समस्या तब होती है जब लोग इन स्तरों को आपस में मिला देते हैं, इसलिए वो हमेशा भ्रमित रहते हैं। मतलब कोई सर्वाइवल वाले पैसे से चौथे अर्थ का अर्थ खरीदना चाहता है। बिल्कुल, जो कि नामुमकिन है। लेकिन जब हम इस अर्थ की खोज करते हैं तो विज्ञान एक जगह आकर अटक जाता है, जिसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया है। ये विज्ञान की सबसे बड़ी सीमा है। विज्ञान डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों को तो समझा सकता है। हाँ, वो बता सकता है कि दिमाग में क्या रिएक्शन हो रहा है। लेकिन विज्ञान ये नहीं बता सकता कि प्यार का वो एहसास कैसा होता है, या लाल रंग लाल ही क्यों लगता है। मतलब विज्ञान हमें रेसिपी दे सकता है, लेकिन स्वाद सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एकदम सही एनालॉजी। जीवन के इस सब्जेक्टिव अनुभव को डेटा में नहीं बदला जा सकता। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या इंसान ये जो अर्थ या मीनिंग की खोज करता है, क्या ये सच में हमारा कोई महान उद्देश्य है, या फिर ये सिर्फ हमारे विकसित दिमाग का एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जानवरों के मुकाबले ज्यादा खाली समय है और सोचने की क्षमता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, और क्योंकि विज्ञान हमारे अंदर के इस स्वाद या एहसास को पूरी तरह नहीं समझा पाता, इसीलिए इंसान ने इन सवालों के जवाब बाहर तलाशने शुरू किए। ईश्वर और ब्रह्मांड में। हाँ, आर्टिकल्स में धर्म और आध्यात्मिकता के बीच एक बहुत सुंदर अंतर बताया गया है। धर्म एक नक्शा है और आध्यात्मिकता उस नक्शे पर खुद सफर करना है। और ईश्वर के अस्तित्व पर भी बहुत अलग-अलग नजरिए दिए गए हैं। बिल्कुल, विज्ञान के पास कोई सबूत नहीं है। मनोविज्ञान इसे मानवीय जरूरत मानता है, और दर्शन इसे प्रथम कारण या फर्स्ट कॉज मानता है। और अनुभव इसे एक आंतरिक चेतना मानता है। विज्ञान ये बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, जबकि आस्था ये पूछती है कि चीजें क्यों हैं। क्या ये ब्रह्मांड रैंडम है या इसे डिजाइन किया गया है? इसे लेकर भी एक बहुत बड़ा तर्क है। फाइन ट्यूनिंग का तर्क। हाँ, मैं इसे ताश के पत्तों से सोच रही थी। अगर हम ताश की गड्डी को फेंटें और अचानक एक परफेक्ट पैटर्न बन जाए, तो क्या हम कहेंगे कि किसी ने जानबूझकर इसे ऐसे रखा है?
या ये सिर्फ गणितीय संभावनाओं का नतीजा है? बिल्कुल। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के आकार को देखते हैं तो दिमाग सुन्न हो जाता है। मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं। और यहीं से आता है वो फर्मी पैराडॉक्स। अगर इतने तारे हैं और जीवन की संभावना इतनी ज्यादा है तो वो सब एलियंस हैं कहाँ? हाँ, हमें अभी तक कोई मिला क्यों नहीं? क्या हम सच में अकेले हैं? असल में दो ही सबसे बड़े रहस्य हैं। एक बाहर का वो विशाल ब्रह्मांड जिसे हम देखते हैं। और दूसरा हमारे अंदर का मन या चेतना जिससे हम देखते हैं। ब्रह्मांड को हम देखते हैं, लेकिन मन वो है जिससे हम देखते हैं। क्या बात है! इंसान ने ब्रह्मांड और ईश्वर को तो बहुत खंगाला, लेकिन अब इंसानियत एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां वो खुद एक रचयिता या क्रिएटर बन रहा है। हाँ, और ये हमें भविष्य की ओर ले जाता है। भविष्य कोई एक दिशा में नहीं जा रहा है, वो सच में एक चौराहे पर है। एआई और तकनीक इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारी मानवीय जागरूकता उसी गति से बढ़ रही है? यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। भविष्य के दो ही रास्ते दिखते हैं। सचेत विकास और अचेतन बहाव, है ना? जी, सचेत विकास या कॉन्शियस एवोल्यूशन वो है जहां एआई सिर्फ एक उपकरण है और हम जागरूक हैं। और दूसरा रास्ता? अचेतन बहाव, जहां इंसान मशीनों पर पूरी तरह निर्भर होकर अपना अर्थ ही खो बैठता है। तकनीक सिर्फ एक गाड़ी है, यह हमें कहां ले जाएगी ये तकनीक तय नहीं करेगी। तो कौन तय करेगा? ये तय करेगा कि उसे चलाने वाले हम इंसान कितने जागरूक हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक डर लगता है। कैसा डर? हम अपने दिमाग से इतने बाहर निकल चुके हैं कि हम एआई बना रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में अंदर से खुद को समझ पाए हैं? मुश्किल है कहना। तो क्या हम बिना ड्राइवर के एक बेहद तेज रेस कार नहीं बना रहे हैं? ये बहुत ही तीखा सवाल है, और शायद यही वजह है कि आर्टिकल्स के अंत में जीवन को समझने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह दी गई है। वो क्या? कि एक अंतिम जवाब खोजना बंद कर दें। मतलब जीवन का अर्थ ढूंढा नहीं जाता? नहीं, इसे बनाया जाता है, काम करके, खुद को समझकर और अनिश्चितता को स्वीकार करके। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो इन स्रोत सामग्रियों के अनुसार जीवन केवल विज्ञान नहीं है, केवल दर्शन नहीं है और केवल रहस्य भी नहीं है। बिल्कुल। असली समझ तब आती है जब जीवन को वैज्ञानिक, अर्थपूर्ण और गहरे अनुभव के रूप में एक साथ देखा जाए। हाँ, लेकिन आज की चर्चा से मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है जो मैं सुनने वालों के साथ बांटना चाहूंगी। जरूर। आज की बातों से ये सामने आया कि ये ब्रह्मांड हमारे इंसानी दिमाग के जरिए खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हम ब्रह्मांड की आंखें हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम इंसान कल को एक पूरी तरह से जागरूक एआई बना लेते हैं तो क्या वो इस ब्रह्मांड का खुद को समझने का अगला नया तरीका होगा? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है ना? क्या हम सिर्फ जीव विज्ञान से हटकर अब एक डिजिटल चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। और हम सुनने वालों को इसी गहरे विचार के साथ छोड़ रहे हैं ताकि वे खुद इस पर सोच सकें। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।